हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 351 में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी साहित्य की आगामी परीक्षाएं जो भी हैं हिंदी साहित्य विषय से संबंधित, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या ग्रेजुएशन लेवल या पीजी लेवल, इन सब की तैयारी करते हैं। और उसी में सबसे जो इम्पोर्टेंट हिंदी साहित्य के लिए किताब है गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे द्वारा रचित हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, उसकी समरी डिस्कस करेंगे। उसके महत्वपूर्ण बिंदु जो उस किताब में दिए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आज से शुरू हो रहे हैं। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। तो भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से निष्पन्न है, यानी कि भाषा जो शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है भाष व्यक्तयाम वाची, यानी कि व्यक्तिवाणी। भाष्यते व्यक्तिवाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तिवाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है, यानी कि जो हम लोग बोल के दूसरे को अभिव्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं, जिससे लोग हमारी बातें समझ पाते हैं। तो व्यक्तवाणी जो होती है उसे भाषा कहते हैं। फिर भारतीय विद्वान जो हैं उन्होंने भाषा की परिभाषा दी है, इसे देखते हैं। पतंजलि ने दी है, वक्त्या वाचि वर्णा येषा ता इमे व्यक्तवाचा, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। फिर कामता प्रसाद गुरु की है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भलीभांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। यानी कि अपने विचार दूसरों को भलीभांति प्रकट करना और दूसरे के विचार जो हैं स्वयं स्पष्ट समझ सकें, इसे भाषा कहते हैं। ये एक साधन है, ये कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। फिर श्याम सुंदर दास, ये प्रीवियस ईयर पूछा भी गया है, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। यानी कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति के आदान प्रदान के लिए जो ध्वनि संकेत यूज होते हैं उसे भाषा कहते हैं। ये बताया है श्याम सुंदर दास ने। इस पेज में इम्पॉर्टेंट अगर परिभाषा कोई है वो श्याम सुंदर दास की ही है। फिर मंगलदेव शास्त्री ने जो बताई है, ये जो बाकी की हैं इन्हें छोड़ा भी जा सकता है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भोलानाथ तिवारी की जो है ये 7 नंबर, ये सबसे इम्पोर्टेंट दूसरे नंबर पे कही जा सकती है। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निसृत व सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। यानी कि भाषा जो है निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निकली हुई, यानी कि भाषा जो है एक मुख से निसृत सार्थक ध्वनि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जा सकता है। ये कहा है भोलानाथ तिवारी ने। इसके अलावा बाकी छोड़ी जा सकती हैं। एक पांडुरंग दामोदर जो गुणे हैं इनकी देख लें। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, ये पांडुरंग दामोदर गुणे ने कहा है। फिर नेक्स्ट, पाश्चात्य विद्वान जो हैं इन्होंने भाषा के लिए कुछ मत दिए हैं। जैसे कि मैक्स मुलर ने कहा है, भाषा और कुछ नहीं केवल मनुष्य की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और जो चाहते हैं इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। फिर हेनरी स्वीट, इनका नाम नहीं आता है वैसे ज़्यादा, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है। इन्होंने कहा है, भाषा उस स्पष्ट, सीमित और सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के रूप में नियुक्त होती है। तो क्रोचे की याद कर सकते हैं, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है, उसी से इन्होंने अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जा सकती है। तो अभिव्यंजना जो शब्द आया है वो क्रोचे में
आया है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर वॉन्द्रे की पूछी नहीं जाती है तो इसको छोड़ सकते हैं। ये ओतो ये पर्सन की भी छोड़ सकते हैं। गार्डिनर की विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त और स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उसे ध्वनि कहते हैं। विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जो ध्वनि संकेतों का यूज़ होता है उन्हें भाषा कहते हैं। ये गार्डिनर ने बताया है। इसके अलावा बाकी की भी छोड़ी जा सकती हैं। फिर भाषा की उत्पत्ति के जो सिद्धांत दिए गए हैं और उनके प्रवर्तक, ये वैसे ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है खास कोई, और पूछे भी नहीं गए इनसे क्वेश्चन, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि दिव्योत्पत्ति का सिद्धांत जो है प्राचीन जो धर्म ग्रंथ हैं उन्होंने कहा है कि भाषा जो है डिवाइन है, यानी कि भगवान या ईश्वर ने बनाई है, वैसे ही आई है। फिर संकेत, रूसो ने कहा है कि संकेत से निर्मित हुई है। रणन, प्लेटो, हेस और मैक्स मूलर ने कहा है। इंगित, डॉक्टर रॉय ने कहा है। धातु, हेज और मैक्स मूलर। श्रम ध्वनि, नियारे ने कहा है। संपर्क, जी रेविज ने, और समन्वय, हेनरी स्वीट ने। फिर सन 1866 ईस्वी में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति ला सिसेतिए द लिंग्विस्टिक ने अपने पहले अधिनियम में निर्देश दिया कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण, इन दो विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा। फिर भाषा की विशेषताएं और प्रवृत्तियां। तो भाषा की विशेषता है कि यह सामाजिक संपत्ति है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है और उसे कुछ भी बोलना नहीं आता, लेकिन वो समाज में रहता है और धीरे धीरे जो उस समाज में बोली जा रही है भाषा, जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र का बच्चा है तो वो हिंदी सीखेगा, और ऐसे ही भारत के साउथ में किसी स्टेट में चले जाएं, जैसे तमिलनाडु में चले जाएं तो वो तमिल बोलने लगेगा बच्चा, महाराष्ट्र में जाएं तो मराठी बोलने लगेगा। ऐसे ही अगर इंग्लैंड में बच्चा है तो वो इंग्लिश सीख जाएगा। तो जो भाषा है वो सामाजिक संपत्ति है, यानी कि जो भाषा है वो समाज से ही सीखते हैं और समाज में ही वो चलती रहती है। फिर भाषा सतत, प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक है, यानी कि भाषा जो है उसका रूप बदलता रहता है और ये सहज और नैसर्गिक है। जैसे पहले संस्कृत थी, उससे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर अवहट, उसके बाद हिंदी बनी, और हिंदी भी पहले संस्कृत निष्ठ थी, फिर उर्दू मिक्स हो गई, फिर ऐसे चेंज होते होते तो ये क्या है, सतत प्रवाहमान है, इसमें चेंज होता रहता है। फिर भाषा अर्जित संपत्ति है। हाँ, जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसे कोई भाषा आती तो है नहीं, ऐसे ही देखा जाए तो भाषा जो है वो सीखी जा सकती है, यानी कि ये जन्मजात तो होती नहीं, इसे सीख सकते हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग, अमेरिकन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं, तो ये क्या है, एक अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है, भाषा में चेंज होता रहता है कि कोई शब्द है आप उसका कोई अलग अर्थ निकालने लगें, एक जनता का समूह जो है वो उसी को अलग अर्थ में लेने लगे, तो भाषा का जो विचार है या उस शब्द का जो निश्चित अर्थ था वो चेंज हो जाएगा। फिर भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। हाँ, तो ये भी है कि हम लोग अपना जो संप्रेषण करते हैं वो भाषा के द्वारा करते हैं, और अपनी भावनाओं को भी हम लोग भाषा के द्वारा ही व्यक्त करते हैं। फिर भाषा अर्जित संपत्ति, ये रिपीट हो गया है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। हाँ, अनुकरण का मतलब है कि देख देख के सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं। तो जो कोई सामने वाला जैसे बोलता है तो उसी को देख के हम लोग भी सीख लेते हैं। इसीलिए जो आजकल कोर्स कराए जा रहे हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग आपस में बात करके टॉकिंग वे में, जब आपको वैसा इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो आप भाषा जल्दी सीख जाएंगे। भाषा की जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। यानी पहले देखिए संस्कृत थी वो जटिल भाषा थी, उसी से हिंदी निर्मित हुई है। तो अगर आप देखें तो संस्कृत पढ़ने में आपको कठिन लगेगी और हिंदी जो है वही आपको सरल लगती है, क्योंकि संस्कृत जटिल भाषा थी और हिंदी सरल हो गई। तो वही कह रहे हैं कि भाषा जो है जटिलता से सरलता की ओर
या फिर संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख है। भाषा परंपरागत वस्तु है और प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। हर भाषा के जो संरचना होती है वो अलग होती है, यानी कि जैसे उसका वाक्य बनाने का या पद रचना का वाक्य विन्यास जो होता है वो अलग अलग होता है। हर भाषा की ग्रामर अलग टाइप की होती है। फिर भाषा विकास के प्रमुख 4 चरण हैं: आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक। फिर भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं? एक, मानक भाषा। फिर विभाषा, उपभाषा या बोली, अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा जिसे स्लैंग कहते हैं। स्लैंग ये देसी भाषा होती है। फिर व्यक्ति बोली यानी कि इडियोलेट। विशिष्ट भाषा जो हम लोग प्रोफेशनल या व्यवसाय के रूप में जैसे ऑफिस वगैरह में बात करते हैं वो प्रोफेशनल भाषा। कूट भाषा जो होती है सीक्रेट भाषा, जैसे रीजनिंग में हम लोग करते हैं कि 1 2 3 4 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा ABCD ऐसे करके रीजनिंग सॉल्व करते हैं, वैसे ही कूट भाषा कि उसका कोई अलग अर्थ लिखा जाए। एक कृत्रिम भाषा होती है और राष्ट्रभाषा होती है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है लेकिन राजभाषा है जो है हिंदी। फिर नेक्स्ट आ जाएं तो विश्व की भाषाएं और उनका वर्गीकरण। कुछ विद्वानों की ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 बताई है, यानी कि अनुमान है कि 3000 के लगभग भाषाएं हैं विश्व में। और संसार की भाषाओं का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, एक आकृतिमूलक और एक पारिवारिक। आकृतिमूलक जो वर्गीकरण होता है वो रूप, रचना, व्याकरण, पद, पदाश्रित के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, व्याख्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित के नाम से जाना जाता है। तो जो वर्गीकरण होता है ये एक आकृति के रूप में होता है, आकृतिमूलक, और एक होता है पारिवारिक। इनका डिफरेंस क्या है? आकृतिमूलक जैसे कि शादी के लिए लड़के वाले लड़की के देखने जाएं तो जो लड़का होता है वो फोकस करता है लड़की कैसी है, सुंदर है, देखने में सुंदर लग रही है या नहीं। और जो लड़के वालों के साथ में उनके माता पिता या फिर चाचा चाची जो परिवार के और लोग जाते हैं वो उसका जो है इतिहास देखते हैं कि उनके परिवार के लोग कैसे हैं और उनकी रिश्तेदारी कहाँ थी और उनका कुल वगैरह सब पूछते हैं। तो ये क्या हो गया, परिवार के बारे में जानकारी हो गई कि केवल जो उसके लड़की को केवल जो पसंद किया लड़के ने या उसके जो शारीरिक सुंदरता है और लड़की पे फोकस किया वो हो गई आकृतिमूलक जो लड़के ने किया। और वहीं लड़के के घर वाले जो फूफा आपस में बैठ के बात किए कि अच्छा आपकी रिश्तेदारी वहाँ है, ये सब मतलब उसके वंश के बारे में जो जानकारी निकाली वो हो गई पारिवारिक। तो ये पारिवारिक जो होता है इसी को ऐतिहासिक भी कहते हैं, ऐतिहासिक वर्गीकरण। और आकृतिमूलक जो केवल उसकी रूप रचना को देख के किया जाता है, और पारिवारिक में रूप रचना और इतिहास ये सब मिला दिया जाता है। तो आकृतिमूलक वर्गीकरण जो किया था वो प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि आकृतिमूलक वर्गीकरण किसने किया था? स्लेगल ने किया था। फिर नेक्स्ट पेज। तो स्लेगल ने किस तरीके वर्गीकृत किया? आकृतिमूलक को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एक अयोगात्मक, दूसरा योगात्मक। अयोगात्मक जो होता है इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है और ये हमारे कोर्स में भी नहीं है तो कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। योगात्मक जो है ये हिंदी इसी योगात्मक के अंतर्गत आती है तो इसका वर्गीकरण देखना चाहिए। तो योगात्मक को पुनः 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया, जैसे अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट।
तो अश्लिष्ट जो होता है इसमें प्रत्यय की प्रधानता नहीं होती, यानी कि इसमें प्रत्यय नहीं होते हैं, और ये भी कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको भी छोड़ दीजिए। श्लिष्ट जो होती है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्लिष्ट भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये समास प्रधान होती है, ये प्रत्यय प्रधान नहीं होती है, ये भी खास इम्पोर्टेंट नहीं है। श्लिष्ट जो है इसको देखें तो श्लिष्ट भाषा जो होती है इसमें प्रत्यय की प्रधानता होती है। इसको दो तरीके से फिर से डिवाइड किया गया है, एक अंतर्मुखी और एक बहिर्मुखी। अंतर्मुखी तो जो बहिर्मुखी है इसको देखें तो इसको फिर से दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोगात्मक जो है इसमें संस्कृत भाषा आती है और वियोगात्मक जो है इसमें हिंदी भाषा आती है। संस्कृत में आपने देखा होगा आपस में भाषस्य ऐसे करके आपस में शब्द जुड़े रहते हैं, इसमें विभक्ति नहीं आती, जैसे भाषा ने, या फिर देख लीजिए रामस्य, ये क्या हो गया राम का, और ये क्या है संस्कृत का शब्द है। वैसे ही राम का अलग अलग लिख दिया, ये क्या हो गया हिंदी का शब्द हो गया। जब विभक्ति या फिर कारक का यूज़ दिखाई देता है तो वो हिंदी का हो गया, यानी कि अलग अलग। वियोगात्मक ये अलग अलग हो गया। वैसे ही ये आपस में जुड़े जुड़े जब शब्द लिखे होते हैं तो ये हो गया संयोगात्मक, और ये संस्कृत के शब्द हो गए। तो वही बताया गया है, आकृति मूलक वर्गीकरण को दो भाग में डिवाइड किया गया, एक अयोगात्मक और योगात्मक। योगात्मक को पुनः तीन भाग में डिवाइड किया गया, एक अश्लिष्ट, एक श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट में प्रत्यय की प्रधानता नहीं थी, लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और प्रश्लिष्ट में समास की प्रधानता थी, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो श्लिष्ट है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हिंदी भाषा का वर्गीकरण इसी के अंतर्गत हुआ है। तो श्लिष्ट जो है वो अंतर्मुखी बहिर्मुखी दो तरीके की है। फिर बहिर्मुखी वाली जो है वो उसको संयोगात्मक वियोगात्मक में बांटते हैं, और संयोगात्मक से संस्कृत बनी है और वियोगात्मक के अंतर्गत हिंदी आती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। तो यही सब मैंने बताया है जो लिखा है नेक्स्ट स्लाइड में। फिर पारिवारिक वर्गीकरण। पारिवारिक वर्गीकरण जो है वो वही वंशात्मकता, वंशानुक्रम, कुल, ऐतिहासिकता का वर्गीकरण भी कहते हैं। इसमें रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों पर ध्यान दिया जाता है। वही मतलब कि जो लड़की को देखने गए हैं तो लड़का केवल लड़की का चेहरा कैसा है, रूप रंग कैसा है, इस पे फोकस कर गया, तो वो क्या हो गया आकृति मूलक वर्गीकरण हो गया। वैसे ही लड़के के जो घर वाले थे, फूफा, मम्मी पापा, चाचा चाची, ये जो थे उनके परिवार पर फोकस कर रहे थे कि लड़की के माता पिता का स्वभाव कैसा है, उनका वंश और इतिहास, दादा दादी और परबाबा कैसे थे, वो उनका गांव कहाँ है, ये सब जो देखा, वंश के बारे में जानकारी ली या उनके इतिहास के बारे में जानकारी ली, वो पारिवारिक वर्गीकरण हो गया। तो इसमें रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। तो इसके अंतर्गत पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार कौन कौन से हैं? पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं पारिवारिक वर्गीकरण के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण आधार हैं। तो पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। जो विल्हम फॉन हुम्बोल्ट हैं और भोलानाथ तिवारी हैं, इन्होंने जो पारिवारिक भाषा वर्गीकरण के आधार पर 13 मानी है। और इसके अलावा निर्विवाद रूप से क्या है, पारिवारिक भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 4 भौगोलिक क्षेत्र माने गए हैं और 18 भाषा परिवार माने गए हैं। भौगोलिक क्षेत्र का वर्गीकरण देखते हैं किस तरीके से पृथ्वी पर बांटा गया है। तो ये जैसे पृथ्वी है, इसमें इस जगह पे यूरोप और एशिया आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपने भूगोल पढ़ा हो थोड़ा सा, तो एशिया इतना जैसे है और यहाँ पे थोड़ा सा यूरोप है, आपस में ये जुड़े हुए हैं। रूस जो है एशिया और यूरोप दोनों में आता है इसीलिए।
तो एशिया और यूरोप आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक पार्ट हो गया ये जो पहला भौगोलिक क्षेत्र है यूरेशिया, यूरोप और एशिया मिलके। फिर दूसरा जो है अफ्रीकी भूखंड, तो अफ्रीकी भूखंड जो है इस तरीके से यहाँ पे फैला हुआ है, दूसरा भाषा परिवार भौगोलिक क्षेत्र हो गया। फिर तीसरा हो गया प्रशांत महासागरीय भूखंड। प्रशांत महासागर इस जगह पे फैला हुआ है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, महासागर है, ये पूरे में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह इसके अंदर आ जाता है थोड़ा सा, और इधर भी। फिर इसके अलावा अमेरिकी भूखंड, अमेरिकी भूखंड के अंतर्गत अमेरिका आ जाएगा। अमेरिका भी ग्लोब में दोनों ओर दिखाई दे जाता है, थोड़ा सा इधर, और बाकी अमेरिका के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट और दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट आ जाएगा। तो देखा जाए तो यूरेशिया पहला भौगोलिक क्षेत्र, दूसरा अफ्रीकी भौगोलिक क्षेत्र या भूखंड, तीसरा प्रशांत महासागरीय जो प्रशांत महासागर के जितने क्षेत्र हैं कवर कर लेगा, और अमेरिकी भूखंड में उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका। तो इस तरीके से पृथ्वी पर भाषाएं फैली हुई हैं, उन्हीं को वर्गीकृत किया गया है भौगोलिक क्षेत्र में। अब देखिए यूरेशिया के अंतर्गत, वाइट पेन चूज है, हाँ, तो यूरेशिया के अंतर्गत भारोपीय परिवार आता है, द्रविड़ परिवार आता है। जो भारत की भाषाएं हैं वो यूरेशिया क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। यूरेशिया ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी का पूछा नहीं जाएगा इतना। तो भारोपी और द्रविड़ दोनों भाषा परिवार जो हैं वो यूरेशिया के अंतर्गत आते हैं। अब भारोपी परिवार का ही वर्गीकरण आगे देखेंगे हम लोग, जो इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। जो भारोपी परिवार है इसको इंडो जर्मनिक, आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार इन नाम से भी जानते हैं। भारोपी परिवार जो है इसकी 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर सतम और केतुम के नाम पे में वर्गीकृत किया गया है। सतम और केतुम दोनों का मतलब होता है 100, ठीक है। तो इन दोनों का वर्गीकरण अर्थ होता है 100। अब देखा जाए तो सतम और केतुम जो हैं इनका याद करते हैं। सतम के अंतर्गत 4 भाषाएं आती हैं, भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, अर्मेनी, अल्बानी। इसकी ट्रिक है सतम के अंतर्गत कि भारत में ईरानी लोग आए, क्या लेके आए, बाल्टी लेके आए, अमीर होने के लिए अंबानी की तरीके। सतम के अंतर्गत 4 भाषाएं जो शाखाएं हैं वो आएंगी। एक तो भारत में ईरानी लोग आए, भारत ईरानी बन गया, क्या बाल्टी लेके आए, बाल्टी से बाल्टो स्लाविक, किस लिए आए, अमीर होने आए, अमीर बनने के लिए आए, और अंबानी के तरीके। तो भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, अर्मेनी, अल्बानी। फिर केतुम को याद करने की ट्रिक है जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट, इटैलिक। यानी कि इसकी ट्रिक जे के जी तोहार, हिया, मामला, टाइट बा। इस तरीके से भोजपुरी में भाषा बनाई है कि जे-के-जी तोहार, हिया, मामला, टाइट बा। एक बार फिर से लिख देती हूँ, जे-के-जी तोहार, हिया, मामला, टाइट बा। तो जे से बन गया जर्मनिक, के से बन गया केल्टिक, जी से बन गया ग्रीक, तोहार से तोखरी, और हिटाइट से हिया, और टाइट मतलब इटैलिक। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। जो भारत में ईरानी लोग आए, क्यों आए, कैसे आए, बाल्टी लेकर आए, अमीर होने के लिए, अंबानी के तरीके। तो भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, अर्मेनी, अल्बानी सतम के अंतर्गत आ गई। केतुम के अंतर्गत कौन सी आएंगी,
जेकेजी तुहार हिया मामला टाइट बा, यानी कि जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट, इटैलिक। फिर नेक्स्ट, जो डॉक्टर गियर्सन हैं, इन्होंने भारत ईरानी, जिसे आर्य भाषा कहते हैं, इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया। ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। इसके अलावा बाकी की चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं हैं, बस इसमें देख सकते हैं कि जिंद अवेस्ता जो है, जिंद अवेस्ता ने महाकवि फिरदौसी जो हैं वो शाहनामा की रचना की थी, और ईरान के ये जो है राष्ट्रीय महाकाव्य है। बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इस पेज में। फिर नेक्स्ट जो है, ये भी कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है वर्गीकरण ईरानी भाषा का, हमें हिंदी पढ़नी है, ईरानी नहीं पढ़नी है। फिर दरद का अर्थ होता है पर्वत, ये देखा जा सकता है। दरद का जो अर्थ होता है वो पर्वत होता है। दरद की प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं? कश्मीरी, शीना, चित्राली, काफिर, कोहस्तानी। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में, कल वाले में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय आर्य भाषा। यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको याद हुआ होगा, जैसे कि आकृति मूलक मैंने बताया, और पारिवारिक या फिर ऐतिहासिक वर्गीकरण बताया, फिर भौगोलिक क्षेत्र जिस तरीके से याद कराए, और सतम केतुम की ट्रिक। तो इस तरीके से आपको याद करने में आसानी होगी, और ट्रिक ही हैं जो क्रम वगैरह याद कर सकते हैं। या हिंदी साहित्य का सिलेबस बहुत ही विशाल है, तो इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी, और एग्ज़ाम में भी ये आपके काम आएंगे, लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको समझ आया और अच्छे से याद भी हो गया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।